हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हाजिर हैं मैं आरती शर्मा। आज हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मनी। हम इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम के हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कशंस किया था और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी। मनी किसे कहते हैं, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, किसने किया मनी का डेवलपमेंट। जैसे अब हम सब लोग जानते हैं कि मनी हमारी एक बेसिक नीड्स है। हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। अगर हम एक नंबर में डेफिनेशंस की बात करते हैं तो व्हाट यू मीन बाय द मनी, तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और सभी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाती है, एक्सेप्टेबल की जा सकती है। कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। मान लीजिए मेरे को आपको 100 रुपये देने हैं और मैं उन 100 रुपयों को एक पेपर की फॉर्म में न दे के सिक्के की फॉर्म में दे दूँ, 10 रुपीज़ के सिक्के दे दूँ, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं उन्हें लेने से, क्योंकि ये लॉफुल है, एक्सेप्टेबल है। तो हम कहेंगे कि क्या है मनी। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमारी बेसिक नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। मनी से पहले किस तरह से ट्रांजेक्शन पॉसिबल होती थी। आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, हमें कोई शूज़ पसंद आते हैं, वो कहता है कि 2000 रुपये के शूज़ हैं, हम उसे 2000 रुपये का पेमेंट करते हैं और बदले में वो हमें शूज़ दे देता है। तो आज हम किसी भी शॉप पर जाकर किसी भी तरह की परचेजिंग कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया। आपको पता है जब तक मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो ट्रांजेक्शन कैसे होती थी। जब तक मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो CCE के द्वारा, यानी कि बिफोर द इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट कह लीजिए, बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी transactions done by CCE। क्या है ये CCE? What do you mean by the CCE? CCE का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज। गुड्स के बदले गुड्स के एक्सचेंज को पहले क्या कहा जाता था, CCE, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज, जिसे एक नाम दे दिया गया बार्टर सिस्टम। क्या दिया गया नाम, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, यानी कि मनी के डेवलपमेंट से पहले ट्रांजेक्शन पॉसिबल थी, ट्रांजेक्शन्स पहले भी की जाती थी और उस सिस्टम यानी कि CCE के द्वारा ट्रांजेक्शन को पॉसिबल किया जाता था और उस सिस्टम को क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, हर जगह ये सिस्टम पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन मनी का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ उसने उस सारी लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया, यानी कि एक तरह से लिमिटेशंस कहें या डिफिकल्टीज कहें, तो ये बार्टर सिस्टम की कुछ डिफिकल्टीज थी, कुछ लिमिटेशंस थी। उसको हम पहले एक एक करके डिस्कशंस करते हैं कि बार्टर सिस्टम की क्या डिफिकल्टीज थी। ठीक है, limitations of barter system। बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। पहले थी डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स क्या है, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का मतलब होता है कि मुझे अपनी गुड्स को बेचने के लिए पहले बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी गुड्स को परचेज करने के लिए तैयार हो और अपनी गुड्स को सेल करने के लिए तैयार हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक फार्मर है, वो अपना सेल करना चाहता है क्या, वीट, और बी अपने शूज को सेल करना चाहता है। बी क्या सेल करना चाहता है, शूज। तो पहले इन्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो इसके फार्मर्स के वीट को परचेज करने के लिए तैयार हो और बी को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसके शूज को परचेज करने के लिए तैयार हो। अगर ए और बी दोनों की जो वांट्स हैं फुलफिल हो पाती है, यानी कि फार्मर अपने वीट के बदले शूज चाहता है और बी शूज के बदले वीट चाहता है, तो ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएंगी।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, यानी कि पहले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, वो हमारी वस्तु को, हमारी गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हो और अपनी गुड्स को बेचने के लिए तैयार हो। तो पहली प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस वांट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड वैल्यू इसमें है नो फिक्स मेजरमेंट। नो फिक्स्ड मेजरमेंट। नो फिक्स मेजरमेंट क्या था, यानी कि अगर मैं अपनी गुड्स सेल कर रही हूँ और आप अपनी गुड्स सेल कर रहे हो, तो हम दोनों, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, सपोज करो मैं अपनी अगर वीट सेल कर रही हूँ और आप बदले में मुझे अपने, मान लीजिए ग्रेन्स कोई भी या शूज कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो या हॉर्स सेल कर रहे हो। मान लीजिए मैं अपनी वीट सेल कर रही हूँ और बदले में आप अपना हॉर्स सेल कर रहे हो। आप कहोगे कि मेरे हॉर्स की वैल्यू ज़्यादा है और मैं कहूँगी कि मेरे वीट की वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे वीट की वैल्यू ज़्यादा है तो एक काम करो, आप अपने हॉर्स की एक लेग कट ऑफ करके मुझे दे दो। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं था। जब कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता तो हर बंदा अपनी अपनी गुड्स की वैल्यू को क्या बताएगा, उसकी जो कॉस्ट है उसको हाई बताएगा। तो उस समय ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो कोई भी फिक्स मेजरमेंट नहीं था। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया लिमिटेशन का। थर्ड पॉइंट में आएगा नो स्टोरेज वैल्यू। नो स्टोरेज वैल्यू। नो स्टोरेज वैल्यू। नो स्टोरेज वैल्यू। आज हम मनी को बैंकों के अंदर, घरों के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, यस या नो? जबकि हम गुड्स को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। तो आप कहेंगे क्यों नहीं रख सकते मैम? क्या घरों में हम ग्रेन्स को, गेहूं को स्टोर करके नहीं रखते हैं लंबे समय तक, 1 साल तक? बिल्कुल रखते हो। उसे 1 साल से ज़्यादा क्या लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें हमें दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं स्टोर करने के लिए, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, 20 साल, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे जो ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। जबकि अगर बैंकों में हमारा पैसा जमा है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एज इट इज सेफ रहेगा। तो क्योंकि गुड्स कैसी गुड्स होती हैं, गुड्स पेरिसेबल होती हैं, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाती है मेरे बच्चे, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन्हें लंबे समय तक गुड्स को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यानी कि गुड्स आर द पेरिसेबल। ड्यू टू दिस रीजंस वी हैव नॉट बी स्टोर ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जबकि हम मनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट। ये डेफर्ड पेमेंट क्या है? जब हम CCE का यूज करते हैं, यानी कि जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज का यूज करते थे, तो उस समय ट्रांजेक्शन हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। आज हम अगर कहीं पर कुछ चीज़ लेने जाते हैं, अगर कुछ पैसे कम रह जाते हैं और शॉपकीपर हमारा जानने वाला है, तो हम क्या कहते हैं, या शॉपकीपर हमसे क्या कहता है, कल दे देंगे, है ना? लेकिन उस समय वाटर सिस्टम के समय पर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी। यानी कि यदि मुझे CCE का यूज़ कर रहे हैं तो हमें गुड्स के बदले गुड्स का उसी समय पेमेंट कर, गुड्स को उसी समय करना पड़ेगा, अपनी ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन करना पड़ेगा। हम उसे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। इट्स क्लियर? तो ये 4 तरह की लिमिटेशंस हैं हमारी। डबल कोइंसिडेंस वांट्स, स्टोरेज वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट एंड फोर्थ वन क्विक। चौथी आप बताइए, 4 बताई है मैंने, चौथी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे वो कौन सी थी, वो भी विद एग्जांपल। इट्स क्लियर? उसके बाद फिर से हम मनी पे आते हैं। वाटर सिस्टम में इस तरह की जो लिमिटेशंस थी, मनी ने इन सभी लिमिटेशंस को क्या कर दिया था मेरे बच्चे, रिमूव कर दिया था। मनी में डेफर्ड पेमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सेटल डाउन कर दिया था। हम मनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते थे। यानी कि ये एक तरह से देखा जाए रिमूविंग फंक्शंस ऑफ द मनी, स्टोरेज कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया इसने, और फ्यूचर के लिए हम इसको पेमेंट कर सकते थे। कहने का मतलब है ऑल दोज प्रॉब्लम फेसिंग बाय इन द वाटर सिस्टम मनी हैव सेटल डाउन। मनी ने इन सभी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सेटल डाउन कर दिया। अब मनी को भी हम 3 फॉर्म में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मनी के बारे में मनी के पार्ट 2 के अंदर डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।